प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और एनिमल किंगडम के सेकेंड लेक्चर में हम 3 फाइलम को कवर करने वाले हैं। मैं एक बार फिर से सजेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को सुनने वाले जो बच्चे हैं वो पहले लेक्चर 1 जरूर सुने, जिसमें हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का यदि आपको आइडिया है तो आगे आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। इसलिए अ, इस लेक्चर को सुनने के पहले डेफिनेटली you go through the lecture 1 of Kingdom Animalia, that is basis of classification। तो चलिए चलते हैं एनसीईआरटी के पीडीएफ पर। आपके सामने एनसीईआरटी का पीडीएफ है, फाइलम पोरीफेरा। बच्चों, एक क्वेश्चन जो अक्सर नीट एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि पर्टिकुलर फाइलम का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है। तो किसी फाइलम का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो होता है जो उस फाइलम की मीनिंग होती है। जैसे फाइलम पोरीफेरा है, तो फाइलम पोरीफेरा, पोरी का मतलब होता है पोर्स। देख रहे हो कि बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? इन पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया। इन पोर्स को कहते हैं ऑस्टिया। तो परफोरेटेड बॉडी, ये जो ऑस्टिया के फॉर्म में प्रेजेंट होता है ऑल ओवर द बॉडी सरफेस, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फिर एक इनके मेंबर्स को हम स्पॉन्ज कहते हैं। जैसे स्पॉन्ज जो होता है वो देखते हो परफोरेटेड होता है, तो ये भी परफोरेटेड है। तो जनरल नेम ऑफ द फाइला इज स्पॉन्ज। जनरली मैरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में होते हैं। फ्रेश वाटर का एक एग्जांपल लास्ट में दे रखा है, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज वेरी गुड एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अदरवाइज स्पॉन्जेस मोस्टली सी वाटर में होते हैं। एसिमेट्रिकल होता है। ये हमने जनरल जो क्लासिफिकेशन किया था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें भी बताया था कि ये एसिमेट्रिकल होता है। फाइलम पोरीफेरा के ज्यादातर मेंबर्स, मतलब इनको आप इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। These are primitive of multicellular animal and have cellular grade of organization। यहाँ पर ये बात थोड़ी समझने वाली है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर। जैसे एनिमल किंगडम के मेंबर यूनिसेलुलर नहीं होते, ये हमने आपको पहले बता रखा। एनिमल किंगडम के सारे मेंबर मल्टीसेलुलर होते विदाउट एनी एक्सेप्शन। उस मल्टीसेलुलर एनिमल में जो सबसे प्रिमिटिव है वो स्पॉन्ज होते हैं। तो यही इसका मतलब है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कैनाल सिस्टम। यदि आपसे ये पूछा जाए कि स्पॉन्ज का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है और ऑस्टिया ऑप्शन में ना हो गिवन, तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम की बहुत सारी ग्रेड्स होती है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा आप समझिए। कैनाल सिस्टम का जो बेसिक ग्रेड होता है वो क्या होता है। जैसे स्पॉन्ज की बॉडी में ना एक कैविटी होती है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील। ये कैविटी को कहते हैं स्पॉन्जोसील। इस कैविटी में ऑस्टिया के थ्रू, ये ऑस्टिया के थ्रू वाटर की एंट्री होती है और यहाँ से एग्जिट के लिए एक ओपनिंग होती है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं ऑस्कुलम। इन दो ओपनिंग्स के बारे में समझिए। ऑस्टिया बहुत सारी है, ऑस्कुलम एक होता है। वाटर की एंट्री होगी बॉडी में, वो होगी ऑस्टिया के थ्रू, एग्जिट होगा ऑस्कुलम के थ्रू। लेकिन ऐसा होता क्यों? ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में भी एनसीईआरटी में ये पॉइंट लिखी हुई है कि फॉर फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। पानी जब स्पॉन्ज की बॉडी में जाता है तो अपने साथ फूड लेके जाता है। उस फूड को वहाँ के सेल्स कैप्चर कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है, पानी जब आता है तो ऑक्सीजन भी उसके साथ आता है। ऑक्सीजन की नीड है लिविंग सेल्स को। जब वाटर बाहर जाएगा तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को लेके जाएगा, वेस्ट को बाहर लेके जाएगा। तो एग्जिट जो है वो ऑस्कुलम के थ्रू होगा, एंट्री जो होगा वो वाटर के थ्रू होगा, ऑस्टिया के थ्रू होगा। ये जो रास्ते में रूट पड़ते हैं, इसी रूट को हम क्या बोलते हैं?
कैनाल सिस्टम का। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्पॉन्ज का। ठीक है, इसके बाद ये एक सेल का नाम लिखा हुआ है कोएनोसाइट्स, या जिसको कॉलर सेल भी कहते हैं। ये फ्लैजिलेटेड होता है, ये स्पॉन्जोसील को लाइन करते है ना। सपोज ये स्पॉन्ज की बॉडी है, यहाँ पर स्पॉन्जोसील को ये लाइन करता है फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल। क्या फंक्शन है, ये फ्लैजिला बीट करेगा और इसी के बीट करने से वाटर करंट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण वाटर की एंट्री होती है। ठीक है, तो ये सेल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोएनोसाइट, या फिर जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। बॉडी सपोर्टेड बाय स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्ज की बॉडी सॉफ्ट होती है, तो उसको रिजिड बनाने के लिए कुछ स्केलेटन का सपोर्ट है। ये दो तरह के स्केलेटन का जिक्र है यहाँ पर। स्पाइक्यूल स्पाइनी होते हैं और स्पॉन्जिन फाइबर जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गया कि बॉडी को सपोर्ट दो तरह के स्केलेटन से मिलता है। सेक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये हर्माफ्रोडाइट है, मतलब ये बाइसेक्सुअल होता है। इसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों एक ही बॉडी में बनेगा, हालांकि फर्टिलाइजेशन सेल्फ नहीं होता, फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है। स्पॉन्ज में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फ्रेगमेंटेशन की बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और ईच फ्रेगमेंट विल गिव राइज टू अ न्यू स्पॉन्ज। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ये भी हर फाइलम में हमें ध्यान में रखना है, एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में जहां पर गिवन है। यदि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यदि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि लाइफ साइकिल में लार्वा प्रेजेंट हो। लाइफ साइकिल में लार्वा प्रेजेंट हो तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा ना हो तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। और लार्वा जो है ये एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। स्पॉन्ज के कैरेक्टर के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, आप सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करें। 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं स्पाइलसी, साइकोम, इसको स्काइफा भी कहते हैं, स्पॉन्जिला जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया था, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का एग्जाम्पल है, यूज स्पॉन्जिया। इसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। बाथ स्पॉन्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो स्केलेटन है वो स्पॉन्जिन फाइबर की बनी, और स्पॉन्जिन फाइबर सॉफ्ट फाइबर होते हैं, तो दिस इज यूज्ड फॉर रिमूविंग dirt of the body, that's why it is also called as bath sponge। ये हो गया फाइलम पोरीफेरा। फिर आते हैं फाइलम सीलेंट्रेटा, जिसका ऑल्टरनेटिव नेम नाइडेरिया है। तो सबसे पहले तो हमें मीनिंग ही समझना है कि इन दोनों का मतलब क्या है। सीलेंट्रेटा वर्ड जो है ना बेटा, वो सीलेंट्रॉन से बना है, सीलेंट्रॉन से बना है सीलेंट्रेटा वर्ड। ये कैविटी को कहते हैं, जैसे स्पॉन्ज की कैविटी को कहते हैं ना स्पॉन्जोसेल, तो यहाँ पर कैविटी को क्या कहते हैं, सीलेंट्रॉन। इस सीलेंट्रॉन का काम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। मतलब इट सर्व्स द डुअल फंक्शन ऑफ डाइजेशन। गैस्ट्रो का मतलब होता है डाइजेशन, वेस्कुलर का मतलब होता है सर्कुलेशन, तो ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोला जाता है। ये सीलेंट्रेटा का मतलब हो गया। नाइडेरिया का मतलब होता है, यहाँ पर देखो साइड में एक सेल बना हुआ है, सेल को नाइडोब्लास्ट कहते हैं, इस सेल का नाम नाइडोब्लास्ट है। तो जिसमें नाइडोब्लास्ट भी कहते हैं, और यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ स्ट्रिंगिंग कैप्सूल नाइडोब्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड एज नाइडोसाइट्स। ये जो इसका लोकेशन वाइज ये कहाँ पर होते हैं, ये ज्यादातर टेंटिकल्स के ऊपर और बॉडी के सरफेस पर होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन में ये इन्वॉल्व है। एंकरेज मतलब ये अटैचमेंट में हेल्प करता है, डिफेंस में हेल्प करता है, और कैप्चर ऑफ द प्रे कैसे करता है। देखो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से 2 काम कर सकते हैं। ये प्रे को पकड़ सकता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली अंदर होते हैं, ये जब बाहर निकलते हैं, जब कोई प्रे इनके कांटेक्ट में आएगा तो प्रे को रैप कर लेगा ये। या फिर कुछ इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप में क्या होता है ना, ये सिरिंज की तरह होता है, निडल की तरह होता है, और इसके अंदर ना यहाँ पर कुछ
पैरालाइजिंग सब्सटेंस होती है, तो प्रे के बॉडी में इससे वो इंजेक्ट कर देते हैं, वो पैरालाइजिंग सब्सटेंस को उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो डिफेंस में भी रोल प्ले कर रहा है, अटैचमेंट में भी रोल प्ले कर रहा है। निमेटो ये जो नाइडोसाइड्स हैं, एक बार यूज हो जाए तो दोबारा यूज नहीं होता, ये थ्रो कर देता है, फिर इट इज रिप्लेस बाय सेल। दूसरा सेल होता है इसके अंदर, कुछ टोटिपोटेंट सेल होते हैं जो उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो दोनों का मतलब हमने समझ लिया। अब आते हैं इसके हैबिटेट, सबको पिछले से कंपेयर करते हैं। जैसे हमने स्पॉन्ज में किया कि उसका हैबिटेट मैरीन होता है, यहाँ भी देखो मोस्टली मैरीन है। कुछ फ्रेश वाटर में होते हैं, तो फ्रेश वाटर स्पीसीज का एग्जांपल वहां पर हमने किया था स्पॉन्जिला, यहाँ पर हाइड्रा। हाइड्रा फ्रेश वाटर में होता है, ठीक है। सेसाइल वर्ड का मतलब होता है कि वो खुद मूव नहीं कर सकते, किसी चीज से अपने को अटैच करके रखना। तो दो तरह के फॉर्म है, जो फ्री स्विमिंग फॉर्म और सेसाइल फॉर्म। सिमेट्री रेडियल है, मतलब बॉडी को कई प्लेन से आप इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। नाइडेरिया नाम क्यों दिया गया है? नाइडोब्लास्ट के कारण या नाइडोसाइट के कारण, जो भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड। अब देखो थोड़ा सा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पूरी फेरा में सेलुलर ग्रेड था, यहाँ पर टिश्यू ग्रेड। ये पहला डिप्लोब्लास्टिक फाइल है, मतलब यहाँ पर पहली बार जर्म लेयर बनता है, और एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, मीजोडर्म यहाँ पर नहीं होता। इसकी बात हम कर रहे थे सीलेंट्रॉन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टॉम। ये हाइपोस्टॉम थोड़ा समझो। जैसे हाइड्रा बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है इस ग्रुप का, ये हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा है, ये टेंटिकल्स हैं, और टेंटिकल्स के बेस पर एक कोनिकल प्रोजेक्शन होता है, इसी को हाइपोस्टॉम कहते हैं, ठीक है, हाइपोस्टॉम कहते हैं। और हाइपोस्टॉम के सेंटर में एक ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों का रोल प्ले करती है। देखो ये एंड क्लोज है, इसको ब्लाइंड सैक प्लान। ब्लाइंड सैक प्लान का मतलब है कि एक एंड पर ओपनिंग है, दूसरे एंड पर ओपनिंग नहीं है, यहाँ से इंजेक्शन भी होगा और यहाँ से इजेक्शन भी होगा। तो इसका जो ये लिखा है ना कि सिंगल ओपनिंग माउथ और हाइपोस्टॉम, वो इस तरह से। फिर है कि डाइजेशन यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रासेलर दोनों होते हैं। अभी जो स्पॉन्ज हमने किया था वहां पर डाइजेशन इंट्रासेलर होता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो डाइजेशन होता है ना, वो इंट्रासेलर ही होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म में एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन। सेल के बाहर डाइजेशन हो तो एक्स्ट्रा, सेल के अंदर हो तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इसमें दोनों होता है। हाइड्रा या सीलेंट्रेट जो है ना, दे कंबाइन द फीचर ऑफ हायर एनिमल एज वेल एज लोअर एनिमल, दोनों के फीचर को कंबाइन करता है। कैसे होता है, थोड़ा मैकेनिज्म समझिए। जैसे टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल के हेल्प से, टेंटिकल पर ही मेनली नेमेटोब्लास्ट लगे होते हैं, तो नेमेटोब्लास्ट के हेल्प से वो अपने प्रे को कैप्चर करता है, फूड को कैप्चर करता है, एंड फूड इज ट्रांसफर्ड इनटू दिस कैविटी। इस कैविटी का नाम क्या है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में जो डाइजेशन होगा, ये सेल के बाहर डाइजेशन होगा, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होने के कारण फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा, पार्टली डाइजेस्ट होगा, पार्टली। जब इस पार्टली डाइजेस्टेड फूड को एक पर्टिकुलर सेल होता है जो इसके अंदर ले आता है। अब यहाँ पर जो डाइजेशन होगा वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है कि पहले कौन सा डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा, बाद में कौन सा डाइजेशन होगा, इंट्रा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन फॉलोड बाय इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। यहाँ पर दोनों तरह के डाइजेशन होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। सम ऑफ द नाइडेरियंस आर कोरल्स। कोरल्स उन नाइडेरियंस को कहते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग बनाते, कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्केलेटन बनाते अपने प्रोटेक्शन करने के लिए। लेकिन ऐसा सारे सीलेंट्रेट नहीं करते। तो वो सीलेंट्रेट्स जो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोरल्स। उसको हम बोलते हैं कोरल्स, ठीक है। तो सारे कोरल सीलेंट्रेट तो हैं, लेकिन सारे सीलेंट्रेट्स कोरल नहीं है। अच्छा,
नाइडेरिया में दो तरह के फॉर्म्स देखने को मिलते हैं ना, पॉलिप और मेडुसा। जो पॉलिप है ये सेसाइल होता है, मतलब ये मूव नहीं करता, और शेप इसका सिलेंड्रिकल होता है। इसके दो एग्जांपल हैं, हाइड्रा और एडेम्सिया। जैसे यहाँ पर पॉलिप का देखो, ये पॉलिप है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, सेसाइल होता है, मतलब ये मूव नहीं करता। दो फीचर्स याद रखने हैं। दूसरा फॉर्म जो है मेडुसा, मेडुसा का जो शेप है वो अम्ब्रेला की तरह होता है, और ये सेसाइल नहीं होते, ये फ्री स्विमिंग फॉर्म। और इसका एग्जांपल है ऑरेलिया, कॉमनली कॉल्ड एज जेली फिश। पानी में रहने वाले सारे ऑर्गेनिज्म को फिश नहीं बोलते। फिश वो होता है जो पाइसेस ग्रुप को बिलोंग करता है ना, ये फॉल्स फिश, जेली लाइक अपीयरेंस होता है, और देखो ये अम्ब्रेला लाइक शेप। तो ये मेडुसा फॉर्म है और ये पॉलिप फॉर्म है। लेकिन कुछ एक सीलेंट्रेट्स होते हैं लाइक ओबेलिया, कुछ एक सीलेंट्रेट्स होते हैं लाइक ओबेलिया, इसमें दोनों ही फॉर्म होता है, पॉलिप फॉर्म भी होता है और मेडुसा फॉर्म भी। तो जिसमें पॉलिप फॉर्म भी हो और मेडुसा फॉर्म भी हो, उस प्रोसेस को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में जब एक से ज्यादा फॉर्म हो तो उस फिनोमेना को क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। ओबेलिया में जैसे हाइड्रा हमने किया, हाइड्रा मोनोमॉर्फिक, क्योंकि एक ही फॉर्म है, पॉलीफॉर्म। लेकिन जिसके लाइफ साइकिल में दोनों फॉर्म प्रेजेंट हो, पॉलिप फॉर्म भी प्रेजेंट हो, मेडुसा फॉर्म भी प्रेजेंट हो, उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ओबेलिया पॉलीमॉर्फिक सीलेंट्रेट है, तो दोनों फॉर्म है, पॉलिप फॉर्म भी है और मेडुसा फॉर्म। और इसके बारे में जो एक लाइन लिखी है जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज हो करता है, विच एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। अब इसको देखो कि दोनों फॉर्म है, ये पॉलिप फॉर्म है और मेडुसा फॉर्म है, इसको अच्छे से समझो। एक लाइन लिखी है कि पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा एसेक्सुअली। देखो पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडुसा बनाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा डिवीजन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस है। तो माइटोसिस डिवीजन क्या होते हैं, इक्वेशनल। तो पॉलिप 2n है, तो मेडुसा भी क्या होगा, 2n ही होगा ना, नहीं, मेडुसा भी 2n होगा। अब मेडुसा जो है, अगला लाइन है कि मेडुसा जो है वो मेडुसा पॉलिप बनाता है सेक्सुअली। मेडुसा दो तरह के होते हैं, मेल मेडुसा, फीमेल मेडुसा। जो मेल मेडुसा है वो मेल गैमिट बनाएगा, जो फीमेल मेडुसा है वो फीमेल गैमिट बनाएगा। गैमिट कौन से डिवीजन से बनता है, मियोसिस से। मियोसिस डिवीजन क्या होता है, रिडक्शनल। तो गैमिट में एन आएगा 2n की जगह, और ये दो गैमेट जब फ्यूज होंगे तो इसी को तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो पॉलिप बन जाएगा, है ना। तो मेडुसा से जो पॉलिप बन रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है, पॉलिप से मेडुसा बन रहा है तो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर दो वर्ड लिखा हुआ है, एक मेटाजेनेसिस और एक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टर्म प्लांट में हमने पढ़ा था। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उस फिनोमेना को कहते हैं प्लांट में जहां पर स्पोरोफाइटिक जनरेशन गेमेटोफाइटिक जनरेशन के साथ ऑल्टरनेट करता है। एक जनरेशन जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वो 2n है, और गेमेटोफाइटिक जनरेशन जो है वो n है। तो लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेट करते हैं, दिस इज ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑल्टरनेशन पॉलिप और मेडुसा का है, लेकिन दोनों ही फॉर्म डिप्लॉयड। जब दो डिप्लॉयड फॉर्म का ऑल्टरनेशन होता है ना, उसको मेटाजेनेसिस, यही डिफरेंस है। मेटाजेनेसिस में दोनों ही फॉर्म क्या होंगे जो ऑल्टरनेट कर रहे हैं लाइफ साइकिल में, उनको क्या कहेंगे, डिप्लॉयड कहेंगे। ठीक है, तो ये था कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तीन चार एग्जाम्पल्स जो हमें याद करने हैं। फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज एक कंट्री का नाम है। फाइसेलिया जो है ना हाईली पॉलीमॉर्फिक होता है, इसमें बड़े सारे फॉर्म्स होते हैं, और बहुत सारे फॉर्म्स होने के कारण इनका जो अरेंजमेंट होता है कॉलोनी में, वो पोर्टुगीज की वॉर शिप की तरह होता है। तो सोल्जर्स को जो अरेंज करते हैं ना, ठीक उसी तरह से ये इनका अरेंजमेंट होता है डिफरेंट फॉर्म्स का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडेम्सिया को सी एनिमोन कहते हैं, पेनाटुला सी पेन, ये सब शेप के बेसिस पर है।
गॉर्गोनिया, सीफैन, मेंड्रीना, ब्रेन, कोरल, ये सब मैचिंग में ज्यादा आता है कि एक तरफ साइंटिफिक नेम और दूसरी तरफ उसके कॉमन नेम। ये हमने सीलेंटेटा कवर कर लिया। अब आखिर में छोटा सा फाइला है टीनोफोरा, जो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। सबसे पहले मीनिंग जानते हैं। टीनो वर्ड का मतलब होता है कॉम्प्लेट। कॉम्प्लेट बियरर एनिमल को हम टीनोफोरा बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बट टीनोफोरा जो था ना, इट वाज वंस अ पार्ट ऑफ सीलेंटेटा। तो सीलेंटेटा से अलग क्यों किया गया? सीलेंटेटा से अलग किया गया इसलिए क्योंकि इसमें निमेटोब्लास्ट नहीं होते, नाइटोब्लास्ट नहीं होते, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फाइलम। तो इस अदरवाइज इसके बहुत सारे कैरेक्टर सीलेंटेट से ही मिलते जुलते। तो कॉम्प्लेट्स के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है। अभी जो 2 फाइला हमने किया उस मोस्टली मैराइन था, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन। मतलब सारे मेंबर्स सी वाटर में होते हैं। सिमेट्री रेडियल होती है, मतलब कई प्लेन से आप इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। ये भी डिप्लोब्लास्टिक है सीलेंटेटा की तरह। यहाँ भी सीलेंटेटा की तरह टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कॉम्प्लेट। ये जो कॉम्प्लेट है, इनके नंबर आप काउंट करोगे तो 8 होते है। क्या ये? दीज आर सीलियरी एग्रीगेट, सीलिया का एग्रीगेट। और ये एग्रीगेट जो है किस चीज में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। ये लोकोमोटिव ऑर्गन है, सीलियरी एग्रीगेट। यहाँ भी देखो सीलेंटेटा की तरह एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और उसी सीक्वेंस पहले क्या होगा? एक्स्ट्रा, और फिर क्या होगा? इंट्रा। फिर अब बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी। लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी, जो लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी उसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। तो सीलेंटेटा के फाइलम में ये, सॉरी, टीनोफोरा के मेंबर्स में ये काफी वेल मार्क्ड है ना, ज्यादातर मेंबर बायोल्यूमिनेसेंस होता है। यहाँ भी सेक्स जो है सेपरेट नहीं है, मतलब हार्माफ्रोडाइट कंडीशन है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब लार्वा प्रेजेंट है लाइफ साइकिल में। लार्वा प्रेजेंट है लाइफ साइकिल। तो लार्वा का नाम याद नहीं करना, एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं करना, जो एनसीईआरटी में गिवन है उसी को अच्छे से समझना है। 2 एग्जाम्पल आपके बारे में दे रखे हैं, प्लीरो ब्रैकिया, ये सी गूसबेरी भी बोलते हैं। देखो आंवले की तरह लगता है, गूसबेरी का मतलब आंवला, और एक टीनोप्लांट। लेकिन एक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहा है, टेंटिकल्स है वो, ये जरूरी नहीं है कि हो ही। टेंटिकल्स नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं, तो होंगे, लेकिन तो कितने हैं? 2 होंगे। लेकिन इन टेंटिकल के ऊपर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसको बोला जाता है कोलोब्लास्ट। कोलोब्लास्ट ये एडेसिव ऑर्गन है ना, जैसे उसमें था ना निमेटोब्लास्ट या नाइडोब्लास्ट, यहाँ पर क्या होता है? कोलोब्लास्ट। एडेशन के लिए होता है, एडेसिव ऑर्गन। तो फाइलम टिनोफोरा हमने कवर कर लिया आज की क्लास में। तो लेकिन मैं फिर से एक बार याद दिलाऊंगा कि बच्चों को कि इन फाइलम के बारे में पढ़ने के पहले आप डेफिनेटली यू गो थ्रू द फर्स्ट लेक्चर, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मामला फिर आसान होता जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ दूसरे फाइल कवर करेंगे। थैंक यू।